गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 12th। ओके, इसको हिंदी में निरक्षीय स्थिति भी कहते हैं। अभी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सियल पोजीशन, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, चलिए बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन। इसका मीनिंग क्या होता है? तो एज वी नो दैट, अभी जस्ट पढ़े हो कि इलेक्ट्रिक जो डाइपोल होता है बेटा माइनस क्यू, और ये क्या होता है बेटा प्लस क्यू। इसका मिड पॉइंट क्या है बेटा O है, दिस इज A एंड दिस इज B, हाफ डिस्टेंस L एंड L अप्रोचिंग 0। L का मान अगर 0 के आसपास है तब हम AB को इलेक्ट्रिक डाइपोल मान सकते हैं। इक्वेटोरियल का मतलब है कि एक आप ऐसा पोजीशन लीजिए जहां से A और B बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर अगर आए। इसका मीनिंग बेटा, अगर मान ले कि AB है, AB एक लाइन सेगमेंट है, और AB लाइन सेगमेंट का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देते हैं, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लोगे तो पूरा जो पॉइंट होगा वह हम लोग का इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगा, एक्सेप्ट O को छोड़कर, मिड पॉइंट O को छोड़ करके कहीं भी लेते हैं, ये वाला पॉइंट लोगे, ये वाला पॉइंट लोगे, ये वाला पॉइंट लोगे, कहीं भी कोई पॉइंट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अगर P इक्वेटोरियल तभी कहलाएगा जब आपका P से A की डिस्टेंस और P की B की डिस्टेंस ये दोनों क्या होगी, सेम होनी चाहिए। यानी आपका ये PA और PB ये दोनों अगर इक्वल हैं तो कहा जाएगा कि हमारा P किस पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर वो कहा जाएगा। ओके, तो इक्वेटोरियल पोजीशन देख लेते हैं। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। देखो बेटा, तो चलिए, ये हो गया बेटा माइनस के Q एंड दिस इज प्लस Q। AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। O क्या होगा बेटा, O इसका मिड पॉइंट हो गया, और O पर एक बिल्कुल परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, और R डिस्टेंस पर, O से R डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट क्या लिया है, C लिया है। तो C कहलाएगा बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन। ये हो गया डिस्टेंस, मान लेते हैं ये हाफ डिस्टेंस आपका L है, हाफ डिस्टेंस आपका L है, यानी कि OA बराबर OB बराबर L। L ध्यान रखना, L 0 के आसपास होना चाहिए, और इसमें एक और डिवीजन है P बराबर Q इंटू 2L। ये पहले से पता होना चाहिए। P का क्या नाम है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के नाम से P को जाना जाता है। अब चलिए, C से A को मिला दीजिए, C से A को मिला दीजिए, और C से B को मिला दीजिए, और ध्यान रखना CA बराबर होगा CB के, तभी ये कहलाएगा आपका इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये ट्रायंगल बेटा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है और सममांगसम त्रिभुज है। सममांगसम होने की वजह से CA और CB आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं। मान लो बेटा, अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, दोनों x हो जाएंगे। अगर दोनों में रिलेशन देखें, अच्छा मान लो अगर ये एंगल थीटा है बेटा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि बोथ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर मैं लिखूं इसको, ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा ट्रायंगल BOC के, इसलिए जितना CA होगा बेटा उतना ही क्या होगा, CB होगा। और कॉन्ग्रुएंट कौन होगा, कॉन्ग्रुएंट क्यों होगा ये भी जान लीजिए, बिकॉज OA बराबर है OB के, और आपका OC कॉमन है, और ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल 90, तो साइड एंगल साइड की वजह से ये हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो जितना C होगा उतना CB होगा, थीटा थीटा दोनों बराबर हो जाएंगे। इनमें रिलेशन देखा बेटा, इनमें क्या रिलेशंस आपस में है, R में, X में और L में। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, x स्क्वायर बराबर होगा R स्क्वायर, और क्या होगा बेटा L स्क्वायर। पाइथागोरस से आपका x हाइपोटेनस है, तो हम लोग का x बराबर हो जाएगा R स्क्वायर और L स्क्वायर के पावर हो जाएगा बेटा 1/2। दोनों तरफ क्यूब कर लीजिए, हो जाएगा x क्यूब बराबर R स्क्वायर L स्क्वायर के पावर 3/2। मुझे जरूरत पड़ेगी डेरिवेशन के लास्ट में, मुझे x क्यूब की जरूरत पड़ेगी, मैं पहले से बना के रख लिया, x क्यूब की जरूरत हमको डेरिवेशन पड़ेगी। एक और हमको चाहिए cos थीटा चाहिए बेटा, तो cos थीटा का मान बता देता हूं। देखो ट्रायंगल में देख लो, ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू कितना बेटा, cos बराबर
आपका हिंदी में कहें कॉस आधार बटा कर्ण बेस अपन हाइपोटेन्यूज एल बाई एक्स, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा एल बाई एक्स हो जाएगा। इन दोनों की जरूरत मुझे लास्ट में पड़ेगी, ध्यान रखिएगा मुझे एक्स क्यूब और कॉस थीटा चाहिए डेरिवेशन के लास्ट में। ओके चलिए, तो हमको इसको अगर मैं डिराइव करूं इस चीज को, अगर इस चीज को मैं डिराइव कर दूं इक्वेटोरियल पोजीशन को, ध्यान देना बेटा बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। ये है माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, इसका मिड पॉइंट ओ है बेटा, एल हो गया, एल हो गया। ओके, और यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या लिया गया बेटा सी लिया गया। अब मुझे चाहिए इक्वेटोरियल पोजीशन, तो मैंने इसको क्या माना एक्स है, इसको क्या माना है एक्स है। ये एंगल कितना था बेटा थीटा, और ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। अब चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट द पॉइंट सी, प्लस क्यू चार्ज की वजह से सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। लिखेंगे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए किस पर पॉइंट सी पर। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कहां बेटा, मान लेते हैं वो E1 है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए, माना कि वो E1 है और E1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड दैट इज होगा बेटा Q बाई एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन देख लो बेटा, जो कि प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा बेटा, इसका डायरेक्शन इधर आ जाएगा, दिस इज E1, दिस इज E1, ये क्या होगा बेटा दिस इज E1, ये हो गया E1। अब क्या निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट द पॉइंट सी, सी पर निकालेंगे। अब लिखेंगे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट सी, सी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं बेटा। अब मैं उसको मान लिया कि वो E2 है। अब E2 माइनस क्यू की वजह से सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, खींचेगा अपनी तरफ, तो ये होगा बेटा E2 होगा, कितना होगा E2। और E2 का अगर मान निकालूं तो वह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और वह होगा बेटा Q बाई एक्स स्क्वायर। देखिए अब दोनों को जोड़ना है, मैग्नीट्यूड वाइज वेक्टर E1 और वेक्टर E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों सेम है। अब दोनों को जोड़ना है। अब अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा 2 थीटा हो जाएगा। थोड़ा समझ लीजिए कैसे हो जाएगा, जानते होंगे लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना कैसे हो जाएगा थीटा। क्योंकि बेटा ए है, ये बी है और ये क्या है सी है, तो ये अगर थीटा है और ये भी थीटा है, अब मान लेते हैं बेटा ये अल्फा है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि अल्फा कितना होगा 2 थीटा के बराबर कैसे हो जाएगा। वो तो एक्सटीरियर एंगल है, सब बच्चे जानते होंगे, फिर भी छोटे बच्चों के लिए मान लो बेटा ये बीटा है, ये कितना हो गया बीटा मान लेते हैं। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पे कितना होगा 180 हो जाएगा बेटा, हो जाएगा थीटा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 180। और चूंकि स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना बनता है 180 बनता है, इसका मतलब कि अल्फा और बीटा को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 180। राइट बराबर है, राइट बराबर है बेटा, अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो थीटा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल और अल्फा बराबर कितना आ गया बेटा 2 थीटा। ध्यान रखना अल्फा कितना होगा 2 थीटा होगा, तो ये वाला E1 और E2 के बीच में एंगल कितना बन गया 2 थीटा हो गया। अब इनको जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। तो मुझे वेक्टर E1 में वेक्टर E2 को जोड़कर मुझे निकालना है बेटा वेक्टर E, रिजल्टेंट हमको चाहिए। और वेक्टरों को जोड़ने का फार्मूला आप पढ़ चुके होंगे, एक वेक्टर A वेक्टर B में जोड़ते हैं, याद है ना बेटा आपको, अरे भाई पढ़े होंगे 11th में कि वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B, तो R बराबर क्या होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस के थीटा। दिस इज द इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन लॉ। तो दो वेक्टरों को जोड़कर इस फार्मूले की मदद से उनका हमको रिजल्टेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, ठीक ना। ओके बेटा चलिए अब आ जाते हैं, इनका मैं डेरिवेशंस कर दे रहा हूं।
इनका मैं डेरिवेशंस कर दो फटाक से एकदम जल्दी में डेरिवेशंस। बहुत ओके, लिखे बेटा। तो चलिए अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं बेटा, सॉल्व करने जा रहा हूं। बहुत अच्छा डेरिवेशन है। तो वेक्टर E1 में E2 को जोड़ेंगे तो फार्मूला बनेगा वेक्टर एडिशन लॉ से कि वेक्टर E बराबर अंडर रूट क्या होगा बेटा E1 स्क्वायर और क्या होगा E2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2E1 E2 cos के 2 थीटा। इसलिए बेटा क्योंकि देखो वेक्टर E1 वेक्टर E2 के बीच में एंगल कितना बना है 2 थीटा बना हुआ है, इसलिए हम लेंगे एंगल 2 थीटा लेंगे। बट देखो E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। यहां देखो ये है E1 बेटा, देखो E1 भी क्यूब एक्स स्क्वायर है और E2 भी क्यूब एक्स स्क्वायर है, क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर है ना। अरे भाई ये वाले डिस्टेंस ये डिस्टेंस तो बराबर है, इसलिए E1 E2 का मैग्नीट्यूड दोनों का परिमाण दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। तो जहां जहां E2 है बेटा वहां वहां मैं E1 लिख सकता हूं। तो लिखिए हो जाएगा E बराबर अंडर रूट हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर और ये हो जाएगा cos के 2 थीटा। फिर जहां जहां E2 है मैंने वहां वहां E1 लिख दिया है। अब हल करिए तो हो जाएगा E बराबर अंडर रूट कितना होगा बेटा 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर एंड cos 2 थीटा। अब हो जाएगा E बराबर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा बेटा, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है 2E1 स्क्वायर कॉमन 1 प्लस cos 2 थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे डायग्राम देख लो बेटा, इसकी जरूरत पड़ेगी, सब पूरा फिगर आप याद होना चाहिए, पूरा फिगर सब याद होना चाहिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से, स्क्रीनशॉट लेकर के या साथ साथ में लिखते चलेंगे तो ज्यादा और बेहतर आपका डेरिवेशन होगा बेटा। ओके अब क्या करेंगे हम लोग, तो मैंने निकाला था E बराबर आ गया था अंडर रूट 2E1 स्क्वायर 1 प्लस cos के 2 थीटा। अब cos 2 थीटा के कितने फार्मूले बेटा 4 फार्मूले जानते होंगे सब मैथ वाले बच्चे जीनियस, लेकिन हमको यहां जरूरत है cos 2 थीटा बराबर cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक फार्मूला होता है, ये रखते हैं बेटा ताकि इसलिए कि 1 कट जाए। तो हो जाएगा E बराबर अंडर रूट हो जाएगा 2E1 स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल मल्टीप्लाई करो बेटा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, इसका वर्गमूल निकाल दो, हो जाएगा 2E1 cos थीटा। गुड मान रखो, हो जाएगा E बराबर हो जाएगा 2E1 का मान बेटा अभी निकाले होंगे देख लीजिएगा, E1 का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये था Q बाई एक्स स्क्वायर और cos थीटा कितना था याद आ रहा है, cos थीटा ट्रायंगल में L बाई कितना था बेटा x हो गया। इस पूरे को सॉल्व कर दे आ गया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अब हो जाएगा Q इंटू 2L और नीचे होगा एक्स क्यूब। बट वी नो दैट, बट ये पहले ही पढ़ाया जा चुका है कि P बराबर Q इंटू 2L। P क्या बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो P इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर मैं P लिख सकता हूं बेटा, यहां पे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा P बाई एक्स क्यूब, P बाई एक्स क्यूब। ओके P बाई एक्स क्यूब। जल्दी जल्दी एकदम तेजी में स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखते चलिए साथ साथ, तब जाकर डेरिवेशन करेंगे कंप्लीट करेंगे। अब आ जाइए, तो हम लोग का आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा P बाई एक्स क्यूब। याद आ रहा होगा शुरू में जो डायग्राम बनाए होंगे इसमें ट्रायंगल में ये शायद R था, ये कितना था बेटा L था और ये X था, मैंने बताया था शुरू में लिखवा दिया था ना। अब याद आ रहा होगा x स्क्वायर बराबर R स्क्वायर और क्या था बेटा L स्क्वायर, तो हो जाएगा x बराबर अंडर रूट R स्क्वायर और क्या होगा बेटा L स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है बेटा, R स्क्वायर L स्क्वायर के पावर 1/2। अब हो जाएगा एक्स क्यूब, बिकॉज हमको यहाँ पर एक्स क्यूब का मान चाहिए बेटा,
तो एक्स क्यू बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये वैल्यू में पुटअप कर देता हूं यहां पर, ये वैल्यू तो हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा पी अपॉन बेटा आर स्क्वायर एल स्क्वायर के पावर 3/2 होगा। ओके गुड। अब आ जाइए, अब L इज वेरी वेरी लेस देन R, L तो बहुत छोटा है R के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डिफिनेशन है यही। तो अगर L बहुत छोटा है बेटा R के रेस्पेक्ट में, तब तो हम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को लगभग R स्क्वायर मान सकते हैं, L 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये होगा बेटा P R स्क्वायर के पावर 3/2। इन होगा पावर का पावर, दो पावर, दोनों पावरों का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा ना, तो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P/R क्यूब। दिस इज द, ये है आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जा, इसका डायरेक्शन किधर काम करेगा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये इक्वेटोरियल पोजीशन का। जल्दी शॉर्ट लीजिए। ओके चलिए, अब मैं डायग्राम बना देता हूं बेटा। डायग्राम अगर मैं बनाऊं, शुरू वाला डायग्राम, ये हम लोग का ए था बेटा, ये हम लोग का बी था, यहां पर चार्ज कितना था -q, यहां पर चार्ज था कितना बेटा +q, इसका मिड पॉइंट O, ये यहां पर परपेंडिकुलर R था, और ये कितना था बेटा L था, और ये बेटा L था। ओके चलिए, और इधर मैंने क्या माना था बेटा E1, और इधर क्या माना था बेटे E2 माना था। ओके, अब E1 E2 का रिजल्टेंट देखेंगे। रिजल्टेंट जो लॉ होता है ना, आपको सबको पता होगा कि अगर मान लो बेटा एक वेक्टर A है और वेक्टर B है, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होता है। तो आपको याद होगा कि वेक्टर A और वेक्टर B की मदद से हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना बेटा, डायगोनल वो रिजल्टेंट वेक्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर देता है। सब बच्चे पढ़े होंगे। तो वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर के B। अच्छा मान लीजिए कि अगर वेक्टर A, जो वेक्टर R है ना बेटा, वेक्टर R वो वेक्टर A और वेक्टर B के एकदम बीच में से नहीं जाएगा। ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि वेक्टर A बहुत बड़ा है और वेक्टर B क्या है बेटा छोटा सा है। तो देखो अब इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा, देखो R जो होगा बेटा R, देखो ये R को देख लो, R जो होता है, जो रिजल्टेंट जो होता है वो हमेशा जो बड़ा वाला वेक्टर होता है उसके समीप से गुजरता है। लेकिन मान लीजिए कि दोनों वेक्टर इक्वल हैं, अगर दोनों वेक्टर इक्वल है बेटा, वेक्टर A और वेक्टर B एकदम इक्वल है, मान लो कि ये भी आपका 10 न्यूटन फोर्स है और ये भी कितना बेटा 10 न्यूटन फोर्स है, दोनों बराबर है, तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच में से आपके जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। अब यहां देख लो, आपको याद होगा कि E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, माने E1 E2 दोनों बिल्कुल क्या है, बराबर है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो E1 E2 के एकदम बीचों बीच में से जाएगा। तो जो इनका रिजल्टेंट है बेटा वो ऐसे जाएगा, ये रिजल्टेंट इतना है, ये होगा आपका एंगल थीटा, और ये वाला भी एंगल क्या होगा थीटा, क्योंकि पूरा एंगल कितना था 2 थीटा, एकदम बीच में से जाएगा आपका रिजल्टेंट। और ये एंगल भी कितना था बेटा थीटा, और ये एंगल भी कितना था थीटा। देखो अगर ये थीटा है और ये थीटा है, इसका मतलब कि आपके अगर ये एकांतर कोण बराबर होंगे ना, तो अगर दोनों आपस में बराबर हो गए, इसका मीनिंग कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है बेटा, या रिजल्टेंट वेक्टर आपके AB के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। मैं कहूं तो E जो होगा वो तो पैरेलल हो गया किसके, AB के पैरेलल होगा, ओके AB के पैरेलल हो जाएगा। एक और खास बात मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है। तो अभी आपको पढ़ाया गया है कि सर -q है और ये क्या है बेटा +q है, तो सर इसका डायरेक्शन होता है इधर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है -q से +q की तरफ। तो अगर मैं इसका डायरेक्शन लिखूं बेटा, तो इधर डायरेक्शन होगा -q से लेके +q की तरफ। देखो ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल किसका, मोमेंट का। तो इलेक्ट्रिक जो इक्वेटोरियल पोजीशन में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
वह बिल्कुल पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। ये ध्यान रखना बेटा, वेक्टर ई जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, वेक्टर पी के, पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है। माने अगर पी का डायरेक्शन, अगर मैं पी का डायरेक्शन मानू, देखो अगर मान लेते हैं कि हमारा ए और बी एक्स एक्सिस पर सिचुएटेड हैं, तो पी बराबर क्या होता है, हो जाएगा Q इंटू 2L, और इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, आई कैप। आई कैप माने कि अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर मैं ई को निकालूं, अगर ई को मैं वेक्टर फॉर्म में निकालूं, वेक्टर में, तो हम लोग का मैग्नीट्यूड अभी मैं डिराइव किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और कितना था बेटा, P बाई आर के पावर 3। लेकिन डायरेक्शन देखो, वेक्टर ई का जो डायरेक्शन है वह वेक्टर पी के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। तो हमारा वेक्टर पी है वह अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो हम लोग का जो वेक्टर ई होगा वो एक्स एक्सिस के माइनस डायरेक्शन में जाएगा। डायरेक्शन सबको पता है ना बेटा, ये होता है आई कैप, और ये होता है माइनस आई कैप, और ये क्या होता है बेटा, जे कैप, और ये होता है माइनस के जे कैप। तो वेक्टर ई का डायरेक्शन होगा माइनस आई कैप के डायरेक्शन में, तो यहां लगा दोगे बेटा माइनस आई कैप। ये रहा आप लोग का करेक्ट मैग्नीट्यूड वाइज। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या होगा बेटा, डायरेक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन हम लोग कर लिए हैं। ओके बेटा, आगे हम लोग कल नेक्स्ट इसके आगे और इलेक्ट्रिक फील्ड में एनी पॉइंट भी पढ़ा देंगे, एनी पॉइंट भी बेटा ना, एनी पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, एनी पॉइंट भी पढ़ा देंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी शुरुआत हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो टफ चीज है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, कह देगा कि एक वायर है और इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया है बेटा ना, और यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, कहेगा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए कितना होगा। अगर वायर की लेंथ फाइनाइट है या वायर की लेंथ इनफाइनाइट है तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। या कह देगा आपका मान लो कि एक स्फीयर है, इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दीजिए बेटा, है ना, तो अंदर तो E की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा, प्रूफ करेंगे। तो पूछेगा सरफेस पर कितना होगा, बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका ग्राफ वेरिएशन कैसा होगा, है ना। क्वेश्चन ऐसे भी दिया था, एक वायर को क्वेश्चन दिया था कि एक वायर को बेंड कर दिया गया है सेमी सर्कल के रूप में, और इसको पॉजिटिव चार्ज मान लो कि दे दिया गया बेटा, ठीक ना, पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया है। पूछा था इसके सेंटर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। तो अगर अभी तो सिंपल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकाल रहे हैं, अब हमको एक ऐसा मेथड पढ़ना है कि अगर किसी भी तरीके का चार्ज बॉडी हो, कैसी भी तरीके का चार्ज बॉडी हो, किसी भी डिजाइन का आपका चार्ज उस पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसकी वजह से अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे पूछा जाए तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। इसको निकालने के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बॉडी, अगर कोई बॉडी चार्ज हो जाए और इसको पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज कर दिया जाए, और किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रहा है ना, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे। एक तो होगा बेटा, अगर हम चाहें तो कूलम्ब्स लॉ यूज करके और इंटीग्रेशन मेथड लगा करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, निकालेंगे। और एक पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम दोनों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं गॉस बहुत इजीली एप्लीकेबल होता है और कहीं कहीं आपका जो इंटीग्रेशन मेथड माने जो कूलम्ब्स लॉ के मदद से भी हम उसको डेरिवेशन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकालेंगे किसी भी चार्ज बॉडी का कहीं भी किसी भी पॉइंट पर, दैट टू मेथड्स बाय यूजिंग इंटीग्रेशन इंक्लूडिंग कूलम्ब्स लॉ, और पढ़ेंगे बाकी तरीका होगा गॉस थ्योरम। ओके बेटा, थैंक यू। बाकी लेक्चर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।